बजट 2021 आ चुका है और हमेशा की तरह बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं। मेरे दिमाग में था कि एक अलग से वीडियो बनाकर उसको आसान शब्दों में आपके जो काम की चीजें हैं वो बता दूं। लेकिन एक लाइव यूट्यूब सेशन हमने प्लान किया लेबर लॉ एडवाइजर के अमनदीप और इन्वेस्ट आज फॉर कल के अनंत के साथ। तो वो बड़ी लंबी बातचीत चली है, बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत हुई है। तो वो पूरा वीडियो मैं इसके आगे जहां मैं खत्म करूंगी अपनी बात उसके बाद शुरू हो जाएगा। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको जितने भी आपके डाउट्स होंगे शायद वो सब उस वीडियो को सुन के दूर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी कोई और डाउट रहे तो नीचे कमेंट में लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा है वो भी लिखिएगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करेंगे और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। बस तो मैं बोलना बंद करती हूँ और आप वो पूरा वीडियो देखिए। मैं पर्सनली आप दोनों का चैनल बहुत फॉलो करता हूँ। आई बिलीव यू आर डूइंग ग्रेट वर्क एंड आप लोगों से ही सीखना है। मतलब वी आर नो एक्सपर्ट्स, यू आर द एक्सपर्ट्स, सो वी विल अंडरस्टैंड फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू आज का बजट कैसा था। ओके, पहले मैं ये कह दूं कि आप मनदीप खुद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ह्यूज फैन ऑफ योर वर्क, ह्यूज बिग 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 फैन ऑफ योर वर्क। थैंक यू सो मच। Absolutely Okay. right, money-minded Mandeep. I Thank love you. this name as well. I love this name. वैसे इसका मीनिंग कुछ और ही हो जाता है। मतलब इट कन्वेज दैट आई एम लालची और समथिंग, बट आई वांटेड टू कन्वे दैट आई लाइक सेविंग मनी। बट ये ट्रिपल एम बहुत सही बैठ गया तो चलने दिया। ज्यादा लालची नहीं है ये। चलिए, तो लेट्स बिगिन विद द एक्सपेक्टेशंस फर्स्ट। अनंत, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी? आई मीन यू मेक वीडियोस ऑन अ डेली बेसिस एंड यू मेक वीडियोस फॉर इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, एवरीथिंग। सो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी? यार मनदीप, अगर मैं बेसिक सच्ची बात बताऊं ना, मैं मेंटली तो प्रिपेयर्ड था कि कुछ टैक्सेशन आने वाला है कोविड के नाम से, या फिर कोई सेस आ जाएगा, कुछ एडिशनल बर्डन तो मेरे पे आने ही वाला है। मैं फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड नहीं था। मतलब अगर आप मुझे बोलोगे कि पैसा देना पड़ेगा, दोगे क्या, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। बट मेंटली आई वॉज समवॉट प्रिपेयर्ड कि यहाँ पे कुछ तो आने वाला है ऐसा जो मुझ पे कुछ टैक्स, कुछ सेस किसी ना किसी प्रकार से मुझे गवर्नमेंट को और सपोर्ट करना पड़ेगा। सरप्राइजिंगली नहीं आया। मतलब दिस वाज समथिंग व्हिच आई वाज मेंटली रेडी, नॉट फाइनेंशियली रेडी, बट नहीं आया। तो ये सबसे पहला पॉजिटिव सरप्राइज था जो मेरे लिए आज के दिन का मेन हाईलाइट रहा। ओके, मैम आपका? एक हमें हमेशा लगता है कि हम कहते हैं ना कि इन्फ्लेशन को फैक्टर इन कर लो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में, गोल बनाते हो। तो मुझे एक बड़ी दिली तमन्ना थी कि उम्मीद कम थी लेकिन तमन्ना ज्यादा थी कि भाई ये 1,50,000 को जरा बढ़ाया जाए और उसको कम से कम 2 कर दो, कुछ तो कर दो वहां पे। वहां पर क्यों नहीं इन्फ्लेशन को ऐड किया जा रहा, या फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन थोड़ा बढ़ाओ, या 80D की लिमिट थोड़ी सी और आगे करके लेके जाओ, क्योंकि ये साल बड़ा ही सबका अजीब सा गया है और बचाने के पैसे। सो सब तमन्नाएं थी, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को थोड़ा सा और कम कर दो। मतलब लगा तो दिया ही, ये जो एक वेलकम मूव नहीं था इन्वेस्टर के तौर पे, लेकिन थोड़ा सा कम कर दो। मुझे लगता है कि साल बहुत ही अजीब सा गया। कई लोगों की नौकरियां गई हैं और पैसे की किल्लत हो सकती है, तो उनके हाथ में थोड़ा बचे पैसा। लेकिन ठीक है, नो बैड न्यूज इज अ गुड न्यूज काइंड ऑफ थिंग। सो कोई सेस नहीं, कोविड सेस नहीं लगा इज अ बिग थिंग। वो एग्रीकल्चर में एक लग गया है, वो उस पे तो आएंगे। और उस पे जहां पर 100% जिस पे लगा है, वो सुन के तो बहुतों का एकदम दिल टूट सा गया है कि ये इतना ज्यादा वहां पे हमने ऐसा क्या। हम लोग कितना फ्री होके बात कर सकते हैं बाय द वे, क्योंकि मेरी बात करते करते मेरा लहजा एकदम कितना भी। हाँ। तो ऐसा कहते कि हमने क्या पाप कर दिया है कि इतना उस पे हमें भरना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, सो उस पे हम बाद में आते हैं कि वो जो वहां पे लगा है उससे कितना आपका खर्चा बढ़ेगा। लेकिन एटलीस्ट जो कोविड सेस, जैसा कि अनंत ने भी कहा कि ये था कि कहीं ना कहीं से वो घुसाया जा सकता है, लेकिन इट्स अ वेरी बोल्ड मूव फ्रॉम द गवर्नमेंट आई गेस कि उन्होंने इस चीज को एकदम से ही टच नहीं किया। राइटली सेड। ओके, सो एक बहुत ही क्यूरियस क्वेश्चन है, मैं इसके लिए वेट नहीं कर सकता। व्हाई डू यू थिंक मार्केट आज इतना बड़ा? कौन जवाब दे रहा है? अनंत, यू स्टार्ट। श्योरली मैम। देखिए, मार्केट की मंदी पे यार बात करें ना, सबसे पहले कुछ बजट से हटे हुए पॉइंट्स की बात करते हैं, फिर बजट पे आते हैं। सबसे पहले 13,000 अगर टेक्निकली बात करें, 13,700 50 डे मूविंग एवरेज था। यूजुअली हिस्ट्री में हमेशा ये देखा गया है 50 डे मूविंग एवरेज तक अगर
मार्केट करेक्ट हो जाता है एटलीस्ट 50% का रिट्रेसमेंट देता है। मैं टेक्निकली बात कर रहा हूं अभी, तो एटलीस्ट 14,200 से 300 रफली 14,700 से करेक्ट होते होते हम लोग 13,700 पे आ गए, जो 50 डे मूविंग एवरेज था। यहां से 50% रिट्रेसमेंट भी निफ्टी को 14,200 से 300 का अप मूव वाज एक्सपेक्टेड। सेकंड, पुट कॉल रेशियो 1 के नीचे पुट कॉल रेशियो रेगुलरली रहना और बने रहना, मतलब दिस वाज समथिंग व्हिच वाज नॉट यूजुअल थिंग, जो हमेशा होती है। तो दिस वाज सेकंड पॉइंट जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड, मार्केट से पहले की एक्सपेक्टेशंस में ऑलरेडी शेयर मार्केट काफी करेक्ट हो गया था, चाहे वो इंडियन मार्केट हो चाहे फॉरेन मार्केट हो। तो अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी बजट आता तो इतना मेजर इंपैक्ट नहीं आता, क्योंकि पहले से इंपैक्ट आ चुका था। एफआईआईज भी अपना माल बेचने स्टार्ट हो चुके थे, जिसकी वजह से पिछले एक हफ्ते में जो त्राही मची इन्वेस्टर्स के लिए, तो अब ये त्राही, क्योंकि पिछले एक साल में हमने इतना मेजर करेक्शन देखा ही नहीं। अब तो 200 पॉइंट का करेक्शन त्राही लगता है। तो वो भी एक करेक्शन हो चुका था, जो हमें एक एडेड एडवांटेज दे रहा था। अब पॉजिटिव देखिए, रीजन अब कुछ भी हो सकता है। बजट का रीजन था, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी और निफ्टी फुल फ्लो में चले गया और एक मस्त बाउंस आ गया। और इतना बाउंस टू बी ट्रू मुझे तो एटलीस्ट एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं तो खुद डर रहा था कहीं ऐसा ना हो कुछ ऐसी चीज आ जाए कि जो जिनकी नैया अभी भी नहीं डूबी उनकी भी डूब जाए। बट सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा मूव आ गया। टेक्निकली ये रीजंस थे जो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। बट जो न्यूज आती है, न्यूज बेस्ड एक बार तो अप मूव आता ही है। उसके साथ साथ अगर सिर्फ हम ऑप्शंस का डेटा देखें, थोड़ा सा टेक्निकली हो रहा है। आई थिंक कुछ लोग तो थोड़ा सा अगर हम ऑप्शंस के डेटा को क्लोजली देखेंगे ना, आज सुबह से 11 AM के बाद से 11 AM से पहले तक तो डेटा बहुत सोबर सा था, चुपचाप सा डेटा चल रहा था। हेवी पुट बाइंग स्टार्ट हो गई, सबको लग रहा है मार्केट टूटेगा। हेवी पुट बाइंग स्टार्ट होगी। ओपन इंटरेस्ट देखेंगे अराउंड 40-50 लाख का नया ओपन इंटरेस्ट पुट बाइंग में ऐड हो गया। अब सबको लग रहा है मार्केट टूटेगा, मार्केट टूट जाए मतलब सब पैसा कमा के चले जाए, जो थोड़ा सा रेयर होता है। और उसके अगेंस्ट में बहुत ही शार्प अप मूव आ गया। सो ये कुछ पॉइंट्स थे। आई थिंक स्वाति मैम और भी टेक्निकली और लॉजिकली टेक्निकल मैं जरा सेंटिमेंट पे चली जाती हूँ। टेक्निकल आप समझाइए, वो आज भी मेरे OHT हो जाता है, ओवरहेड ट्रांसमिशन। सो बेसिकली देखिए, मुझे लगता है कि मार्केट जैसे सभी उम्मीद कर रहे थे कि शायद कुछ टैक्सेस हमारे ऊपर लगाए जाएंगे और बढ़ाए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। मुझे ये भी लगता है कि बड़ा ही ऑनेस्ट बजट लेकर आई थी, इस बार आया है। साफ साफ कह दिया कि भाई ये हमारी हालत है, फिस्कल डेफिसिट का ये नंबर है, इस साल ये हो सकता है और इसको हम इतना 4-5 के बीच में लाने की कोशिश करेंगे। अब आप इतना अगर खर्च करना है आपको, तो आप पैसे अगर टैक्स नहीं बढ़ा रहे हैं, कहीं नहीं लगा रहे, कुछ नया नहीं ऐड कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम आपसे नहीं खर्चा लेंगे, हम खर्च करने को तैयार हैं लेकिन हम आपसे नहीं लेंगे, हम बोरो करेंगे पैसे। तो ये बड़ा एक ऑनेस्ट और बड़ा ही ब्रेव मूव था आई थिंक वित्त मंत्री की तरफ से। और जब बाजार को ये लगा कि भाई देखो ये तो विन विन सिचुएशन हो गई कि कहीं से पैसा निकल नहीं रहा है, उल्टे सरकार पैसे और खर्च कर रही है। जब सरकार पैसे खर्च करती है तो इकोनॉमी में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। और कुछ कुछ सेक्टर वाइज जो अनाउंसमेंट भी हुए थे, चाहे वो बैंकिंग, एज यू सेड अनंत, 2 बैंकों की बात की गई है उसको, तो अब वो भागा बैंकिंग सेक्टर। उसके बाद एनपीए वाले जितने भी एनपीए से जुड़े हुए जो अनाउंसमेंट हुए, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए, भाई बहुत सालों से वो इंतजार था कि बढ़ा के उसको 74% किया जाए, तो फाइनली वो हो गया। तो ओवरऑल एक तो ग्लोबल क्यूज भी हमें अच्छे मिल रहे थे आज। तो ओवरऑल सेंटिमेंट के मतलब आपको ये पता है कि सरकार पैसे खर्च करेगी और सरकार पैसे खर्च कर रही है, तो ग्रोथ एक देखने को मिलेगा। तो बड़ा ग्रोथ ओरिएंटेड बजट था, नथिंग टू लूज फॉर एटलीस्ट इक्विटी इन्वेस्टर और पार्टिसिपेंट्स आई वुड से। सो वो मूड ने आज अच्छा खासा काम दिखाया है बाजार में। मनदीप, ये मैम ने ना एक बहुत बेहतरीन बात बोली है कि इंटेंट बहुत अच्छा था। मतलब अगर हमारे कुछ ड्रॉबैक्स भी रह जाए, बट अगर नीयत अच्छी हो ना, तो कुछ ड्रॉबैक्स भी छुप जाते हैं। वैसा कुछ था जैसा मैम ने बिल्कुल परफेक्टली पॉइंट आउट भी किया था। rightly said. Okay, so now अपन प्रायोरिटी हाई टू लो चलते हैं. We'll discuss the small things at the end, but I want to discuss the privatization and the disinvestment plan of the government. मैम, आपका क्या कहना है? Okay, I'm not an expert of all these things. I'm being very honest. मैं अपनी इंटेंट बता देती हूँ भैया, जितनी ऑनेस्ट आज वित्त मंत्री थी उतना ही नहीं। मैं बहुत क्लोजली इस चीज को फॉलो नहीं करती हूँ, इसलिए मैं कमेंट करूंगी तो मैं प्रिटेंड करूंगी कि आई नो, सो आई डोंट नो मच. अनंत, maybe you would like to throw some light on it.
मैम जितना मुझे पर्सनली मनदीप और मैम लगा ना, लास्ट ईयर भी हमारा टारगेट था अराउंड 2.10 लाख करोड़ का हम लोग कुछ सेल ऑफ करेंगे और कुछ पैसा रेज करेंगे। लास्ट ईयर इतना नहीं कर पाए। इस बार अगर गवर्नमेंट चाहती ना, थोड़ा एक्स्ट्रा पॉजिटिवली होते हुए, दिखाते हुए कि देखो हम कितना पॉजिटिव कर रहे हैं, और सच को छुपाते हुए ये आराम से बोल सकती थी कि अराउंड 3 लाख करोड़ 3.5 लाख करोड़ का हम लोग सेल ऑफ करके पैसा लेने की डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान करेंगे। बट गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। बड़े ही रीजनेबल से टारगेट लिए 1.75 लाख करोड़, जो बिकॉज लास्ट ईयर भी नहीं हुआ था, उस चीज को देखते हुए अभी के सिनेरियो में लगता है कि इतना तो हो जाएगा, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि जितना टारगेट दिया है उसको सरपास भी कर पाए गवर्नमेंट। जैसा मैम ने कहा था कि इंटेंट क्लियर है, सच्चाई वाला बजट था, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये अच्छा पॉइंट भी है कि हम डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ रेजिंग मनी फ्रॉम टैक्सेस। दो ऑप्शन आते हैं, हमें खर्चा करना, या तो टैक्स बढ़ा दो या फिर कुछ डिसइन्वेस्टमेंट कर दो। तो डिसइन्वेस्टमेंट वाला ऑप्शन जो चूज किया है वो एक्चुअली पॉजिटिव हुआ है, और फिगर भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लिखा है, इसलिए हम प्रूडेंट फिगर भी इसको बोल सकते हैं कि ऐसा फिगर है जो अचीवेबल है बड़े आराम से। ओके अनंत, इसमें गवर्नमेंट ने कुछ एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स बनाए 8 या 10, और गवर्नमेंट ने बोला है कि इसमें जितने भी पीएसयूज रहेंगे, इंक्लूडिंग उसमें पेट्रोलियम है, एटॉमिक एनर्जी, कई सारे, उनमें बोला है कि इनमें से गवर्नमेंट अपने पीएसयूज को मिनिमम कर देगी। सो उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है क्या? इन द एंड जितना प्राइवेटाइजेशन या फिर डिसइन्वेस्टमेंट होगा वो इन लॉन्ग रन विल बी पॉजिटिव। हम लोग बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज में ये देखते हैं कि वहां पे प्राइवेटाइजेशन एक अच्छे लेवल तक जा चुका है, तो लॉन्ग रन में ये पॉजिटिव होगा। इसलिए जो पीएसयू या फिर ऐसे स्टॉक्स जो ओल्ड इकोनॉमी या फिर हम रियल इकोनॉमी स्टॉक्स बोलते हैं, जिन्होंने 2003 से 2008 की रैली में तो पार्ट किया था, बट 2008 से 2018 अगले 10 साल की रैली में उनका नामो निशान भी नहीं था, उन्होंने आज सिंगल डे पे बेहतरीन अपमूव दे दिया। या फिर हम बात करें सिर्फ अभी ही नहीं, पिछले 2-3 महीने से ऑलरेडी मूव आना स्टार्ट हो गया था। तो लॉन्ग रन में तो ये पॉजिटिव ही होगा जितना डिसइन्वेस्टमेंट हो सके। Okay. And also the privatization of 2 banks and 1 general insurance, and they have mentioned they would establish an AMC जो NPAs ले लेगा banks के. What do you think about that, ma'am? Anand, Anand, this is part A. Part A is all yours. Part B, जहाँ टैक्स आएगा वहां पर मैं खड़ी हो जाऊंगी बोलने के लिए। हाँ मनदीप, सबसे पहले तो ना इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपके टॉपिक से हटके है, बट एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है। ऑल ऑफ अ सडन ये जैसे ही बोला गया है कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनेगा जिसमें 20,000 करोड़ गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी, अगर हम कैपिटल रेज कर दे तो रफली 50,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई बाय 10x, क्योंकि हम हमेशा लोन 10x तक दे सकते हैं, तो अराउंड 5 लाख करोड़ का एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बच जाएगा जहां पे कभी भी कुछ फाइनेंस में या डेट में दिक्कत आई तो वो सपोर्ट कर जाएगा। इसकी वजह से बोला जा रहा है कि डेट मार्केट में इमीडिएटली बहुत अच्छा अपमूव आ जाएगा। ये सरासर झूठ है। ये सबसे पहले बहुत सारे आर्टिकल्स में देख चुका हूं और बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ चुका हूं सुबह से, जो इस चीज को रिकमेंड कर रहे हैं कि अब डेट में मूव आ जाएगा जब तक वाईटीएम नहीं बढ़ेगी। आप सोचिए ना, जब तक कोर नहीं बढ़ेगी हम नहीं समझ सकते कि सिर्फ बार-बार की चीजें अच्छी होगी तो बहुत अपमूव इमीडिएटली आ जाएगा। हो सकता है 3 साल 5 साल में अच्छा मूव मिले, बट अभी आज के समय डेट फंड के इन्वेस्टमेंट करते वक्त ना, अगर वाईटीएम और ड्यूरेशन को देख के इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो बहुत बुरा फंसेंगे। अभी भी काफी इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। जस्ट लुकिंग एट द पास्ट रिटर्न, मतलब मैं पीछे देख के गाड़ी चला रहा हूं, आगे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अनंत, आज ही एनएवी में गिरावट देखने को, इनफैक्ट आज नहीं कल मिलेगी। जितने भी लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स वाले जितने भी फंड्स हैं उसके एनएवी में कल गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि आज ही आपको इंटरेस्ट रेट में मूवमेंट दिखाई दे चुकी है ऑलरेडी। और आई स्ट्रांगली फील कि नेक्स्ट 2 मंथ्स, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि वो कुछ बोरोइंग करेगी, जो टारगेट रखा है उन्होंने, बहुत रियलिस्टिक टारगेट नंबर्स मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन जो उनका टारगेट है नेक्स्ट 2 मंथ्स की बोरोइंग का, उसको ध्यान में रखते हुए आई थिंक इन्वेस्टर्स को जो डेट फंड में इन्वेस्टेड है लॉन्ग ड्यूरेशन वाले में, उनको एक बार अपना पोर्टफोलियो थोड़ा सा रिव्यू करने की जरूरत होगी, क्योंकि डेट फंड में जो तेजी बोल रहे हैं देखने को, मुझे नहीं लगता कि तेजी उस सेंस में कि आपको पॉजिटिव तेजी आपके रिटर्न में आपको शायद देखने को ना मिले अभी इमीडिएटली। अच्छा, एक मेरी रिक्वेस्ट है हमारे व्यूअर्स को, मुझे नहीं लगता सारे व्यूअर्स को वाईटीएम समझ आ गया है। कैन वन ऑफ यू क्रैश कोर्स की वाईटीएम क्या है? या अनंत, you use this word YTM, go ahead, explain that. Sure, ma'am.
यील्ड टू मैच्योरिटी, सपोज मेरे पास किसी दिन पैसों की कमी आ गई, मैंने मनदीप को फोन किया, मनदीप आपका चैनल बेहतरीन चल रहा है, 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स आप पहुंच चुके हो, मुझे कुछ पैसा तो दे दो उधार पे। अब मनदीप ने कहा कि यार चल तू दोस्त है इसलिए तेरे को 10% की रेट पे मैं पैसा देता हूँ। जिस रेट पे मनदीप ने मुझे पैसा लेंड किया, दैट इज दी YTM। किस रेट पे पैसा किया? यील्ड टू मैच्योरिटी। मतलब को छोड़ते, मतलब नाम को छोड़ते मतलब में आते, जिस रेट पे मुझे पैसा मिला है वो हो गया YTM, मॉडिफाइड ड्यूरेशन या ड्यूरेशन जो हम वर्ड यूज कर रहे थे, कितने समय के लिए कहा। मनदीप ने कहा कि यार अनंत तू मेरा दोस्त है, तेरे को उधार तो दे रहा हूं पर 2 साल में वापस कर देना, ऐसा नहीं पता चले तू 5-7 साल तक चली जाए। जिस ड्यूरेशन के लिए मनदीप ने मुझे पैसा दिया वो हो गया ड्यूरेशन। आई थिंक बेसिक देखो, सिंपल टर्म्स मैं भी कोशिश कर देती हूँ समझाने की। 100 रुपए का मान लीजिए कि मैंने एक बॉन्ड लिया हुआ है, उस पर मुझे 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है। अब बाजार में इस वक्त मान लीजिए कि 5.5% इंटरेस्ट हो गया, तो आप मेरे पास खरीदने आएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको 6% चाहिए, आपको दिख रहा है वहां पे। मैं क्यों बेचूंगी आपको 100 रुपए में? मैं बोलूंगी मुझे प्रीमियम दो, तो मैंने आपको 101 102 रुपए में बेचा। आपको हालांकि 6% का ही इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन आपकी यील्ड कम हो जाएगी कि आपने ज्यादा पे किया है। 100 रुपए का आपने 101 102 पे लिया है। तो यील्ड, इंटरेस्ट और कूपन रेट में जो हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं, वो बेसिकली ये है कि आपने कितना पे किया है, उसके सामने आपका वो जो इंटरेस्ट है, कमाई है, वो कितनी कम या ज्यादा हो रही है। तो सब कुछ तो कांस्टेंट रहेगा। हाँ, मतलब इसका मतलब कि जब तक इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ते तब तक वी नॉट एक्सपेक्ट गुड रिटर्न्स फ्रॉम डेट फंड्स। इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। देखिए, हमेशा कहते हैं कि बॉन्ड में, डेट में इंटरेस्ट रेट का और प्राइस का उल्टा मूवमेंट चलता, दोनों साथ में नहीं चलते एक डायरेक्शन में, दे हैव इनवर्स रिलेशनशिप। तो अभी का जो माहौल है, लेट मी जस्ट पुट इट वेरी सिंपली, कि अभी आपको इंटरेस्ट रेट शायद बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट बोरो करने आ रही है। मैं आपसे कर्जा लेने आ रहा हूँ, आपके पास पैसा है, आप मुझे दोगे, तो मैं डिक्टेट नहीं करूंगी कि भैया मुझे 4 पे दो या 5 पे दो, तो मैं बढ़ा के दूंगी। तो जैसे ही आपका इधर से ये बढ़ेगा, तो आपका क्योंकि आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे आपको बोरोइंग करनी पड़ रही है, तो अभी अगले कुछ दिनों में आपको अपने डेट पोर्टफोलियो के रिटर्न में गिरावट देखने को मिलेगी। इसको समझाना लेमैन की भाषा में अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा, मे बी वी कैन डू अ वीडियो ऑन इट, बट कमिंग टाइम पे वो या आप गो अहेड, बताइए, नहीं गो अहेड, पहले गो आप अहेड, बोलो। गो अहेड। नहीं, बस आप बोल वही, रहे थे ना समझाना मुश्किल होगा। आई वाज अबाउट टू से वी हैव मेड अ सीरीज ऑन डेट फंड एंड आई होप जो लोग अभी देख रहे हैं उन्होंने वो देखा है, तो इतना वी कैन उनको अज्यूम कि वो समझ लोग में आ समझ रहे जाएगा। हैं। हाँ ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट आई वांटेड टू टच ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। So 34, I think 34 or 35% they have exceeded the allocation to infrastructure. वो कैसे इम्पैक्ट करेगा? देखिए, इंफ्रा पे बहुत सिंपल सी बात है। जब भी आप इंफ्रा पे खर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा पार्ट बी से एग्जाम्पल निकाल रही हूँ। अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर जो उन्होंने कहा कि एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, 1 साल के लिए एक्सटेंड किया। अब जो बिल्डर है उनका क्या फायदा, उनको अपनी सारी प्रॉफिट टैक्स फ्री मिल जाती है, ठीक है। अब सरकार ने कहा कि भैया तुम 1 साल के लिए मैं जो 2 लाख प्लस 1.5 लाख का आपको और फायदा छूट मिल रहा है। तो अब बिल्डर के पास भी एक क्या कहते हैं उसको, इंटेंट कह लीजिए या फिर वजह है नया प्रोजेक्ट लाने की। अब जब पैसे इस तरीके से बाजार में आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो इकोनॉमी को क्यों नहीं इम्पैक्ट करेगा। हर किसी भी इकोनॉमी का जो कोर होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, राइट। अगर वहां पर आप सरकार पैसे खर्च कर रही है, तो पूरी इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिल सकती है, बहुत सारे पार्टिसिपेंट होंगे उस इन्वेस्टमेंट में, तो वो ऑफ कोर्स इकोनॉमी को बूस्ट करेगी। तो ये इतना ग्रोथ ओरिएंटेड रहा है, ये पूरा बजट फोकस टोटली ऑन ग्रोथ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितने भी ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, उसका आपको इम्पैक्ट डायरेक्टली इम्पैक्ट इकोनॉमी पे, और उसका इम्पैक्ट सीधे आपको इक्विटी पे देखने को मिलता है, सूनर और लेटर। ओके। जब भी एक्सपेंस होता है ना, जैसे मैंने सोच लिया कि एक्सपेंस मुझे करना है, 2 एक्सपेंडिचर मैं कर सकता हूँ, या तो मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर सकता हूँ या फिर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकता हूँ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे कि हमने भी रिसेंटली किया था कि कुछ लोन मोरेटोरियम दे दिया, कुछ इंटरेस्ट पे छूट दे दी, कुछ लोगों को वेवियर दे दिया, वो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट या फिर इमीडिएट इम्पैक्ट लाते हैं जब भी इकोनॉमी में कुछ डिस्ट्रेस हो। तो वो हो गया फर्स्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने कहा यार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत कर लिया, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है। स्वाति मैम की वर्ड्स में बोला जाए तो अब हमें आने वाले कुछ सालों के बारे में सोचना है।
जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा ना, इसका इंपैक्ट अगले 2-3-4 साल तक रहता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का इंपैक्ट इमीडिएट रहता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री हो, सबको बूम मिलेगा और एक फ्लो बनेगा। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग करेक्टली, इज समथिंग व्हिच यू डीम्ड टू अर्न, लेकिन आपने अर्न नहीं किया वो, और कैपिटल एक्सपेंडिचर इज समथिंग जो आपने एक्चुअली अर्न किया और वो आपने खर्च कर दिया। एम आई करेक्ट? नहीं ऋषभ भाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑफ शॉर्ट टर्म नेचर, कि कंजम्पशन पे जो एक्सपेंडिचर हो गए, मैंने अर्न तो अभी तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो सब फिजिकल डेफिसिट से लेने वाला हूं। पर जो मेरे को कंजम्पशन के लिए जो इमीडिएट यूज करने वाले, जैसे एक हो गया, आपने लिया, आपकी सैलरी है, आपने इमीडिएटली खर्चा कर दिया, उसमें इमीडिएट मजा आया, दैट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा, आपने उसको खर्चा नहीं किया, इन्वेस्ट नहीं किया, उसको इन्वेस्ट कर दिया, आपने कहीं जाके म्यूचुअल फंड या जो भी आपकी पसंदीदा इन्वेस्टमेंट था वहां इन्वेस्ट कर दिया, आपको लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देगा, ये आपको अगले 3 से 4 साल तक का इसमें इंपैक्ट होता है, तो चलता जाता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इमीडिएट इंपैक्ट दे जाते हैं और इमीडिएट बूस्ट दे जाते हैं, इमीडिएट खुशी दे जाते हैं। ओके, बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपका कुछ असेट बन रहा है लॉन्ग टर्म में, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका हर साल हो रहा है। फॉर एग्जांपल ऑफिस की चाय, स्टाफ की सैलरी। ओके, सब कॉमर्स वाले, मैं अकेला इंजीनियर हूं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं थोड़े। मैं कॉमर्स की नहीं हूँ ऋषभ, आई एम नॉट, मैं एकदम उस बैकग्राउंड से नहीं। क्या बात कर रहे हैं मैम, आप कॉमर्स के नहीं है? नहीं। ओह माय गॉड, ये तो मेरे लिए भी एक सरप्राइज है। वैसे आप सबको ये क्यों लग रहा है कि मैं हूँ? पता नहीं, जिसको भी लग रहा था, आई थिंक ऋषभ को लग रहा है कि सब कॉमर्स के हैं और वो नहीं है। सो आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग हियर। ब्रेकिंग एक्चुअली कॉमर्स नहीं हूँ। ठीक है, तो अनंत, इफ वी हैव मिस्ड आउट ऑन इन पार्ट ए समथिंग, इफ वी हैव मिस्ड आउट समथिंग इन पार्ट ए, प्लीज एनलाइटन। नहीं मतलब हमने मेजर पार्ट सारे कवर कर लिए। फिजिकल डेफिसिट होने वाला है, वो हमें पता है, ये नेगेटिव है, और आपको भी पता है, हमें भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, तो गवर्नमेंट ने सोचा छुपा के फायदा ही क्या है, बता दो ना जो सच है। तो सच बता दिया कि अभी 9.5% होने वाला है, अगले साल 6.8% होगा, विच इज शोइंग दी ऑनेस्टी कि चलो ठीक है, हमने बता दिया। बट एक पॉजिटिव इसमें एक और ये है कि देखिए, अभी हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ही पॉजिटिव है, बट क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज को देखें तो हमें नजरिया बदलेंगे, तभी हमारा जो हम नजारे बदलेंगे या सोच बदलेंगे तो सितारे बदलेंगे। तो मैं पॉजिटिव चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। जीडीपी ग्रोथ रेट, अगर मैं रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 9.5% का एस्टिमेट दिया है, आराम से चाहते ना 11-12% तो देते, कोई पूछता भी नहीं कि कैसे 11-12% होगा, क्योंकि बाकी सभी इकोनॉमी 11-12% दे रही है। बट हमने यहाँ पे भी प्रूडेंट रहते हुए नॉमिनल सा फिगर दिया है जो एक्सपेक्ट हो, सब लोग कर भी रहे और अचीव भी हो जाएगा, और हो सकता है हम इसको सरपास भी कर जाए। तो ये वापस से प्रूडेंटनेस बताता है कि हम ज्यादा हवाबाजी नहीं करिए, और ये एक फाइनल फर्स्ट पार्ट का पॉजिटिव हो जाता है। ओके, ठीक है। पीपल आर सेइंग आई एम आल्सो एन इंजीनियर, आई एम आल्सो फ्रॉम कॉमर्स, वेरी गुड। और कौन से फील्ड होते हैं भाई? आर्ट्स वाले ठीक है। भी बच्चे होते हैं, FYI। नहीं मतलब इसके अलावा चलो 3 हो गए। ठीक है, उसके बाद आई कमाल कर जाते हैं। आई थिंक सो आई थिंक इट्स टाइम टू मूव ऑन टू पार्ट 2, जिसमें My आई एम श्योर favorite. स्वाति मैम हैज अ लॉट टू कंट्रीब्यूट। ओहो, पूरी जिंदगी इसी में निकल गई लगता है मुझे, पार्ट बी सुनते सुनते ही, और शुरू का पार्ट सुनना पड़ता उसके चक्कर में कि कहीं मिस ना लेकिन हो। मैम पार्ट बी का ज्यादातर लोग तो इंतजार करते हैं कि स्लैब्स चेंज हुई नहीं हुई, लेकिन इस बार स्लैब्स तो कुछ हुआ नहीं, मजा नहीं आया उसमें तो कुछ। मतलब वही मजा तो खैर एकदम ही नहीं आया, हम लोग खुद इंतजार कर रहे थे कुछ तो हो जिसके ऊपर कुछ बड़े बड़े कार्यक्रम हो जाएं, लेकिन इस बार तो लगा कि बात क्या करें लोगों से हम, कुछ तो हुआ नहीं। लेकिन जो हुआ, देखिए डायरेक्टली कुछ नहीं कहा, लेकिन जो मोटा मोटी तौर पे हुआ है, एक तो 75 इयर्स के प्लस जो भी है बुजुर्ग, उनको ITR फाइल नहीं करना होगा, मैंडेटरी नहीं है, कुछ शर्तें हैं लगी, लेकिन बहुत ही मामूली सी शर्तें हैं। इसका मतलब बहुत लोग समझते थे और कि ITR नहीं करना मतलब टैक्स ही नहीं भरना है, ये एक बड़ा ही अच्छा, ITR नहीं फाइल करना, टैक्स नहीं देना, टैक्स देना है, सबको टैक्स देना है, बस आप वो लास्ट वाला काम नहीं करें, आप उसको छोड़ सकते हैं, कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं है। और टैक्स भी मतलब बैंक्स खुद ही काट लेंगे, उनको हाँ, वो कुछ काट नहीं लेंगे, करना। आपके अपने अलग से कुछ नहीं करना है। इसके अलावा जो मुझे लगता एंड मैम, है वन क्वेश्चन,
मतलब सीनियर सिटीजन्स तो बोल दिया बट फिर एज 75 बोल दी। व्हाई डू यू थिंक 60 प्लस वालों को क्यों इंक्लूड अरे नहीं वो किया? 75 कुछ कहा ना उन्होंने, हमारी आजादी क्या हो जाएंगे 75 इयर्स, शायद आई थिंक उससे रिलेट किया व्हाट अ उन्होंने, कुछ लॉजिक, कहा था। व्हाट अ नो, लॉजिक। उन्होंने शुरुआत हाँ में यही कुछ बोला कहा एग्जैक्टली था, कि 75 उन्होंने साल कुछ हो गए बताया। आजादी को, इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो अच्छा, मतलब वो सीनियर सिटीजन्स को हेल्प नहीं कर 90 रहे। या 100 साल वो में जो बच्चे उस डिस्ट्रेस्ड पीरियड में पैदा हुए थे, बस उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है आज। अब ठीक है, आप उसको वैसे भी देख सकते हैं, लेकिन कुछ भला मतलब कहते हैं ना कि भागते भूत की लंगोट सही, मतलब कुछ तो पकड़ाया है हाथ में, तो किसी को पहले तो आए फायदा थे, हो रहा है। पहले आई थॉट उसमें कंडीशन ये है कि आपके पास अगर पेंशन और इंटरेस्ट इनकम आ रही है तो ही आपको आईटीआर नहीं एग्जैक्टली, फाइल करनी है। अगर कुछ कोई और और, कमा रहे हो अभी तक तो आपको आईटीआर फाइल करनी है। तो एग्जैक्टली, मुझे लगा 75 प्लस के जितने भी लोग होते हैं वो यूजुअली अब कमाना वमाना बंद कर देते हैं, अब वो चिल कर रहे हैं, तो दो ही तरह की इनकम आएगी। बट फिर कंडीशन अलग से लगा ही दिया तो फिर 60 प्लस वाले भी इंक्लूड हो सकते थे कि अगर 60 प्लस वाला बंदा भी सिर्फ यही दो सोर्सेज से पैसा कमा रहा है तो ही कैन ऑल्सो जस्ट नॉट फाइल दी आईटीआर। तुम्हारी सोच एकदम सही है, लेकिन अब इसके बारे में तो वित्त मंत्री जी से जब बैठ के गुफ्तगू की जाएगी तो शायद वो बताएं कि क्यों 75, किस नंबर के आधार पे ये नंबर निकाला गया। लेकिन पीएम आई कर देता थिंक, हूँ। हाँ हाँ, प्लीज 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 करें आप ये सब। तो हाँ, अगर बाकी सोर्स ऑफ इनकम है, आजकल तो हमारे पास जब सब्सक्राइबर्स के मेल या मैसेज आते हैं उसमें तो आराम से 70-75 प्लस वाले डायरेक्ट इक्विटी में लगा के बैठे हुए पैसा। तो सोर्स ऑफ इनकम आजकल बहुत जगह से होती है, और जरूरी भी है। आप रिटायर 60 साल में हो जाते हैं, आप जिंदा रहेंगे अगर 80-90 साल तक, तो भाई आपको लगता है कि डेट में लगा के या फिक्स डिपॉजिट से आप पैसे से अपना पूरा रिटायरमेंट की जिंदगी निकाल लेंगे, दैट्स नॉट हैपनिंग एनीमोर, राइट? तो आजकल वो डायरेक्ट इक्विटी में उनका इन्वॉल्वमेंट या इक्विटी म्यूचुअल फंड में उनका इन्वेस्टमेंट होता है। तो आजकल सिर्फ पेंशन और बैंक के इंटरेस्ट वाले बहुत कम, मतलब होगा, एक बड़ा तबका होगा, आई एम श्योर बड़ा तबका होगा, लेकिन वो शिफ्ट दिख रहा है उस एज ब्रैकेट में कि वो अब एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहा है। आफ्टर रिटायरमेंट मतलब आपने जो बात बोली ना उससे मुझे ये यूलिप याद आ गया, पता नहीं अचानक से। तो इससे रिलेटेड भी एक अपडेट आया है। आर यूलिप नो लॉन्गर टैक्स फ्री? दबे शब्दों में आया है, छुप छुप के एकदम, उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ। हम लोग और लाइक कि ये कहाँ से खबर आ रही है भाई, ये तो बोला ही नहीं गया। फिर आप फाइनल पॉइंट्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर आता है कि उसके अंदर है 2.5 नेक्स्ट लाख, बी में डाला है। हाँ, कि 2.5 लाख का से ज्यादा का प्रीमियम है तो फिर मैच्योरिटी जो आपको मिलेगी उसकी वो टैक्स फ्री नहीं होगी। हालांकि अच्छी डेथ point है। वगैरह, हाँ, सो डेथ वगैरह में ठीक है, डेथ वगैरह के केस में जो आएगा वो टैक्स एग्जेम्प्ट रहेगा उस पे, लेकिन 2.5 लाख से ऊपर। किसी ने मुझसे पूछा भी कि इतने कितने लोग होंगे जो 2.5 लाख का प्रीमियम भरते होंगे सालाना। बहुत लोग भरे हुए हैं ऐसे प्रोडक्ट जहां पर लोगों ने 5-5, 6-6 लाख का पर एनम कमिटमेंट दिया हुआ है। सो लेकिन लकली वो नए, one more reason not to buy ULIP। एग्जैक्टली और लकली, लेकिन वो नए प्रोडक्ट पे आई थिंक ये कब से लागू हो रहा है अनंत, मुझे डेट, या 1 फेब से खरीदा हुआ, फर्स्ट फरवरी राइट? ये आज से ही लागू हो गया है। तो कल तक लिया था तो बच गए, आज से लिया तो फिर आप चलिए भरिए आगे। नहीं, लेकिन मजे की बात ये है, जब भी यूलिप पे कोई वीडियो, नेगेटिव वीडियो या जो असलियत बोलने वाला वीडियो जाता है, कमेंट्स में भर भर के एजेंट्स के इतने कमेंट्स जिसकी कोई हद नहीं। मतलब इनकी भी यूनिटी तो गजब है, ये तो मानना पड़ेगा। बहुत ठीक है, अब उनकी कमाई अनंत का के ऊपर जरिया। हेट कमेंट आने लगेंगे तुरंत। चलिए यूलिप हो गया, 75 हो गया। और क्या मैम अपडेट रहा पार्ट बी में? यही एक चीज और भी आई, आपका जो ईपीएफ वाला भी सेम आपके पास सामने अब आ गया। 2.5 लाख से ऊपर अगर होगा तो जो इंटरेस्ट 2.5 लाख के ऊपर वाली रकम पे होगा वो टैक्स फ्री नहीं रहेगी, वो पहले एग्जेम्प्ट होता था। जो वॉलेंटरी भी रिटायरमेंट डालते हैं ईपीएफ में पैसा, वीपीएफ में डालते हैं पैसा, नॉर्मली ये करते थे कि अपनी सैलरी का वो, वहां पे कोई लिमिट नहीं होती है, तो आप बेस सैलरी का जितना भी है ऊपर डाल सकते हैं। वहां पे था कि फ्री का मिल जा रहा है आपको, व्हाटएवर 7.5 8.5 जो भी इंटरेस्ट है, तो वो एक लगता है कि अब वो खत्म ही है, उसके दिन तो चले ही गए आपके। तो एक ये आपको ध्यान में रखने की बात है, जो बहुत दबे शब्दों में आई है, खुल के नहीं बोला गया। और ये एक्चुअली बहुत बड़ा इम्पैक्ट दे जाएगा, बिकॉज ये एक अच्छा हुआ करता था कि डेट की जगह कभी आपको सेफ्टी रिक्वायरमेंट हो तो आप पार्क कर सकते हो,
बट अब वहां पे टैक्सेशन का दिस इज नॉट अ वेलकम स्टेप। या अब दो पॉइंट है, आई थिंक क्रोनोलॉजी में बोलूंगा मैं। एक तो डिपार्टमेंट अब पिछले 3 साल के रिकॉर्ड्स निकाल सकता है आपके, एंड वो लिमिट को 3 साल कर दिया है। एंड वो क्यों आया था, अभी हमने 6 बजे एक लाइव स्ट्रीम किया था सीए अनूप भाटिया एंड टैक्स गुरुजी के साथ। तो उन्होंने बोला कि काफी लोग ऐसे हैं कंट्री में जो ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं, शेयर्स वगैरह खरीद लेते हैं, फिर बेच देते हैं, बट वो ध्यान नहीं देते, डिक्लेयर नहीं करते, या फिर उसका रिकॉर्ड उनके पास नहीं होता। टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास भी मेरा अभी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड नहीं है, वो तो मैं निकालूंगा ब्रोकर से, ऐप से निकालूंगा बाद में, बट नहीं है, यूजुअली नहीं होता। तो इस केस में आप भूल जाते हो और सालों बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको आकर के बोलता है कि आपका 5 साल 10 साल पुराना जो लाइबिलिटी है वो भरो। तो उसको तो एक तो लिमिट को सुधार दिया है, 3 साल तक का कर दिया है। उसके साथ साथ एक और अपडेट दे दिया कि अब आप अपनी ITR फाइल करोगे तो आपको कैपिटल गेन्स सामने ही दिख जाएंगे। दैट्स अ वेरी गुड मूव। बहुत आसान हो जाएगा लोगों के लिए, वो सारा कैलकुलेट करना बहुत लोगों के लिए काफी दिक्कत वाली चीज होती थी। हालांकि मैं खुद से अभी भी अपना नहीं फाइल करती हूँ, आई हैव अ सीए हु डज ऑल दिस थिंग्स फॉर मी। लेकिन जो लोग खुद से करते हैं, आई थिंक उनके लिए उनकी जिंदगी आसान है। दैट्स अ वेरी गुड मूव, आई गेस। यू हैव एनी कमेंट ऑन दैट? और जो चोरी करने की कोशिश करते हैं वो चोरी नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये एक डाउट रहता है हमेशा ही, मतलब इट्स नॉट रिलेटेड टू बजट, मतलब अपन सबका जो पैन कार्ड है उस वो डालते हैं तो अपना सिबिल स्कोर आ जाता है, दे नो हमने कब कौन सा लोन इंक्वायर किया था, पैन कार्ड से लिंक्ड होके ही सारा एक एक रुपया हम कमा रहे हैं। तो अभी तक ऐसा सिस्टम क्यों नहीं है कि हमारी सारी इनकम ही क्यों प्रीफिल्ड नहीं आती? अब तुम ऐसे सवाल करते हो हमसे जैसे कि लगता है कि हमने वो बनाया है सिस्टम। भाई हमने बनाया तो नहीं है ना। मतलब इट्स अ गुड सजेशन, यू कैन पास इट ऑन टू द मिनिस्ट्री, कंसर्न मिनिस्ट्री। इसमें एक और पॉइंट है यार, जैसे बिजनेस इनकम हो गई तो उसके अगेंस्ट में मुझे कुछ एक्सपेंडिचर दिखाना होगा। शेयर ब्रोकिंग की इनकम एक जने के लिए बिजनेस इनकम हो सकती है, एक के लिए शॉर्ट टर्म इनकम हो, मतलब जो ट्रेडिंग इनकम में जा सकता है, डिपेंडिंग उसने किस तरीके से ट्रीट किया है। मेरे लिए जो बिजनेस हो सकता है, आपके लिए शायद वो कैपिटल गेन फ्रॉम अदर सोर्सेस हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका नेचर क्या है। तो ओवरऑल जनरलाइजेशन करना एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, और अगर किया तो दिक्कत ही आएगी, क्योंकि करेगा तो कोई सिस्टम ही ना, सिस्टम को थोड़ा ना पता है कि आपने ये अदर सोर्सेस के लिए की है इनकम या किस चीज के लिए करी है। हो सकता है मेरी 4 सोर्सेज ऑफ इनकम हो या 2 सोर्सेज ऑफ इनकम हो, तो वो दिक्कत आ जाएगी। उसके लिए बोला जाए कि वो जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है उसको एक कर दिया जाएगा, तो अब शायद ये आपके लिए आसान हो जाएगा। ओके बट टैक्सेशन में एक जो इम्पैक्ट, एक जो चेंज आया है उससे डेफिनेटली जो हमारे एफएनओ ट्रेडर्स हैं वो खुश हो जाएंगे कि अब अगर आपके 95% तक ट्रांजैक्शन डिजिटल है तो 10 करोड़ तक ऑडिट की जरूरत नहीं है। मैम या आनंद, अगर इस पॉइंट को आप थोड़ा एलॉबरेट कर पाए और थोड़ा समझा पाए कि ये टर्नओवर क्या है, 10 करोड़ क्या है, तो शायद ट्रेडर्स थोड़े खुश रहेंगे। आनंद, अप टू यू। ऋषभ भाई सच बोलूं ना, इनकी कभी ऑडिट होती भी नहीं थी। मतलब जितना मेरा पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, बहुत रेयरली होता था, या बहुत ही कुछ गफले वाली चीज हो जाती है वहां पे ऑडिट होती थी। बट ये क्लियर कट बता ही दिया, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है कि चलो क्लैरिटी है, सिंप्लीफिकेशन, जो मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा था कि इस बजट में सिंप्लीफाई करिए चीजों को यार, जिनको नहीं करते परेशान। जैसे 3 साल वाला क्लॉज भी लगने में छोटा लग रहा है, बट अगर मुझसे पूछो तो आई एम वेरी हैप्पी यार। 6 साल पुराने रिकॉर्ड्स आते हैं जिसमें अननेसेसरी क्वेश्चंस पुट अप होते हैं और याद भी नहीं होता है। मतलब मुझे ये याद नहीं है मैंने कल खाना क्या खाया था, 5 साल पहले क्या ट्रांजेक्शन किस लिए किया था, बाय चांस कुछ मिस हो गया तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो सिंप्लीफिकेशन है, प्लस जो आपने कहा ना कि एफएनओ वालों को एटलीस्ट रिटेल ट्रेडर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को छोड़ दिया तो अच्छा किया। उनके लिए वैसे भी लाइफ फ्यूचर ऑप्शन समझने में इतनी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, उसके बाद गवर्नमेंट को और संभाले। इससे अच्छा ये है कि उनको छोड़ दिया जाए, थोड़ा सिंप्लीफाइड रखा जाए, तो ऑलवेज बेटर है। ओके मैम, क्या डिविडेंड वापस से टैक्स फ्री हो गया है? डिविडेंड टैक्स फ्री कहाँ हुआ है? वो तो लास्ट टाइम ही हटा दिया गया था। मतलब हमारे हाथ में आता है तो टैक्सेबल होता है ना। काफी लोगों को ऐसा लग रहा है कि टैक्स फ्री फिर से हो गया है, क्योंकि टीडीएस कट गया है। टीडीएस हट गया ना? टीडीएस किस में हटा है? किस चीज की बात कर रहे हैं आप? डिविडेंड में भाई मैम बेसिकली अब क्या हो गया है, डिड आई मिस समथिंग? मैम जब अब क्या रूल आ गया है, जैसे ही ड्यू होगा ना उसके बाद आपको डिविडेंड पे टैक्सेशन की बात करनी है, पहले से बात नहीं करनी। ये हम क्या रिट्स और इनविट्स की बात कर रहे हैं?
हाँ मैम, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो वो रिट्स और इनविट्स की बात हो रही है ना, तो हाँ इसको जनरलाइज क्यों कर रहे हैं हम? नहीं, मैं तो एक आम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो काफी लोग ये पूछते हैं। आम क्वेश्चन मनी माइंडेड ये रिट्स आपको और सब पता इनविट्स है, के, आप हमारा एग्जाम ले रहे थे मनी माइंडेड मंदी। हाँ वही मुझे लगा कि ऐसी चीज तो आज मैंने सुनी नहीं है कि डिविडेंड हट गया नहीं इनकम नहीं, से। जैसे नहीं जैसे नहीं, आपने बोला ना, काफी लोगों को ऐसा लग रहा है कि सीनियर सिटीजन को आईटीआर फाइल करनी ही नहीं है। हाँ नहीं नहीं, सिमिलर तो डाउट ये है लोगों का। नहीं नहीं, ये रिट्स और इनविट्स पे हुआ है, और वो अभी एकदम नए, फेयरली न्यू काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू इन्वेस्ट। बाजार मतलब उसमें अब म्यूचुअल फंड इनफैक्ट काफी इन्वेस्ट कर रहा है, फंड हाउसेज ने उसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जहां पे 2020 में 3000 करोड़ से ज्यादा म्यूचुअल फंड ने रिट्स और इनविट्स में इन्वेस्ट किया है, जो 2019 में 600 कुछ करोड़ था। सो उसमें इंटरेस्ट बढ़ रहा है लोगों का। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट एवेन्यू एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन Okay. बहुत ही उसमें निवेश करना थोड़ा सा लार्ज टिकट साइज चाहिए होता है, आप कम पैसे में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे अभी। सो गुड टू, मतलब या यू कैन एक्सप्लोर इट इन फैक्ट। Got it. Cool. एनीथिंग पार्ट एल्स बी यू में वांट टू कुछ आस्क? और, अगर इफ यू वांट टू ऐड मैम एनीथिंग व्हिच यू हैव रिटन मैम इन एक योर और नोट। डाउट क्लियर कीजिए ना, जो मुझे कमेंट्स में बहुत ज्यादा दिख रहा है, ईपीएफ वर्सेस मुझे एनपीएस। कमेंट्स क्यों नहीं दिख रहे? ईपीएफ वर्सेस एनपीएस क्या बेटर होगा अब? क्या ओ, ये कंपैरिजन करने को ऑनेस्टली टाइम मिला नहीं आज सुबह से, क्योंकि ऑक्यूपाइड थे। वेरी गुड। मुझे एनपीएस एनपीएस में हम 2 लाख लगा सकते हैं, एंड नहीं, ईपीएफ पे 2.5 लाख हो गया है। नहीं मतलब बेटर एनपीएस कौन सा होगा, में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पुटअप हो रहे हैं कि बेटर कौन सा नहीं होगा। देखो, अभी इसमें एनपीएस मैं ये बेटर कह है। सकता हूँ कि मोस्ट पीपल डू नॉट हैव द ऑप्शन। ये बस कहने की बात है कि मैं पीपीएफ या एनपीएस ले लूं। मोस्ट पीपल डोंट हैव ऑप्शन। अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉयड हो, उस पर प्रोविडेंट फंड लग रहा है, तो आपको पीएफ ही देना है। और अगर आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय हो, बिजनेसमैन हो, और अपना एनपीएस अकाउंट अलग से खुलवाना चाहते हो, देन यू एन ऑप्शन, देन यू कांट ओपन पीएफ। So it's not good to compare both, because both instruments are for two different categories of people. आर यू श्योर कि 2 अकाउंट जो पीपीएफ में डालते मैं हैं खोल वो सकते हैं, एनपीएस? जैसे मैं एक एम्प्लॉय हूं मैम, मेरा पीएफ कट रहा है, तो मैं साथ में एनपीएस खोल सकता हूं। बट अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं, आई कांट हैव माय पीएफ अकाउंट, क्योंकि आपको एक पीएफ वाली नहीं कंपनी तो में काम फिर करना आप, होगा। हाँ नहीं नहीं, अच्छा वो ईपीएफ, हाँ ऑफ कोर्स ईपीएफ तो आप एम्प्लॉय रहेंगे तो आपका कटता है, राइट। अदरवाइज आपके पास पीपीएफ का ऑप्शन है, आप पीपीएफ तो पीपीएफ में पैसे डाल दीजिए। इज अ गुड ऑप्शन, यस। और एनपीएस आई एक्चुअली नेवर लाइक दैट प्रोडक्ट। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जहां पर मैं पूरी जिंदगी पैसे भरूं और एंड में जब मुझे निकालना हो तो मेरे पास ये ऑप्शन ना रहे कि पूरे पैसे निकालूं, कि मेरी मर्जी है ना कि मैं एन्युटी लूं कि ना लूं। तो राइट। 40% मिनिमम आपको वहां पे आपको एन्युटी खरीदनी ही होगी, मैक्सिमम 60% पैसे ही निकाल सकते। तो मुझे ऐसा कोई भी बंदिश वाला प्रोडक्ट आई नेवर लाइक। भले ही वहां उस पे आपको थोड़ा 50,000 एक्स्ट्रा टैक्स छूट मिल जाता है 1.5 लाख के ऊपर, बट स्टिल आई विल नॉट गो विथ एनपीएस। मैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि मैं म्यूचुअल फंड में जाऊं। इनफैक्ट इसलिए मुझे म्यूचुअल फंड के जो रिटायरमेंट सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्लान्स आजकल बहुत आ रहे हैं, जहाँ 5 साल का लॉक इन है, उसमें भी 4 ऑप्शन देते हैं, अग्रेसिव, इक्विटी और हाइब्रिड और व्हाटएवर। व्हाई टू कंफ्यूज इन्वेस्टर? जस्ट कीप इट सिंपल वाला चीज लगता है मुझे, कोई भी चीज जो खास कर फाइनेंशियल प्रोडक्ट। मैम एब्सोल्युटली राइट मैम, इवन आई सेकंड दैट। ये तो ऐसा हो गया कि हमने एक गड्ढा खोदा है जिसमें पैसे डालते जा रहे हैं, एंड में हम पूरे निकाल भी नहीं सकते। मतलब किसी ने कहानी बताई थी और मुझे लगा कि वो शायद लोगों को उससे रिलेट कर पाएंगे। किसी सिचुएशन में ठीक है, कई दफा ऐसी फैमिली होती है जहां पर लोगों की नजर बुजुर्गों के पैसों पे लगी होती है कि ये पैसे मिलेंगे तो हम लेके उसको कहीं अपने लिए यूज कर लेंगे। तो वहां के लिए एनपीएस ठीक है भाई, मैंने तो एन्युटी ले ली, अब तुमको कहा पैसे तो हर जितने भी आ रहे हैं रेगुलर पेमेंट होगा वही होगा, लमसम पैसा मेरा तुम कभी नहीं ले पाओगे। तो वैसे तो नहीं, ये एक्चुअली होता है फैमिलीज में, वी ऑल नो इट। सो वहां के लिए एनपीएस ठीक है, या फिर आप अदरवाइज ऐसे भी आप बाद में एन्युटी ले लो अपने पैसे की, अगर आपको अपने बच्चों को, आपको लगता है कि आपके बच्चे आपके पैसे हड़प लेंगे बाद में। वैसे आप खुल के बोल सकते हो मैम।
खुल के ही बोल दिया, अब इससे ज्यादा और क्या खुल के बोलूं भाई। अगर ऐसी फैमिली है जहां पर आपके पैसों पे नजर है तो आप इन पे जरूर लीजिए या फिर आप अपने पैसों का एंड में एन्युटी खरीद लीजिए। यार cool. Superb. सो और इसके अलावा और कुछ मेजर अनंत आपकी नजर में जो हुआ? मैम अफोर्डेबल सबसे हाउसिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग पे तो अच्छी बात है, उस पे कुछ बताने वाली ऐसी कोई बात है? मैंने ऑलरेडी एग्जांपल में उसको यूज कर लिया इंफ्रा के टाइम पर ही कि 2 लाख प्लस 1.5 लाख तो विन विन फॉर बोथ हो जाता है और इकोनॉमी के लिए भी है, तो दैट्स जस्ट कंटिन्यू कर दिया गया, कुछ नया उसमें नहीं किया ना, तो उस पे एक्सप्लेनेशन की आई थिंक जरूरत नहीं है। मुझे जो सबसे फनी लगा था वो जो एग्रीकल्चर और इंफ्रा डेवलपमेंट सेस जो लगा है, लिखा है स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स, जहां पर वो एप्पल्स पे 35%, पीस पे 40% और अल्कोहलिक बेवरेजेस पे 100%। वो थोड़ा ज्यादा लगा लेकिन ठीक 100%? है। हाँ, उस पे 100% है अल्कोहलिक बेवरेजेस पे। Okay. Don't get so sad about it. Good नहीं, for I was her. just surprised. कुछ पेट्रोल, पेट्रोल डीजल पे भी कुछ लगा है ना आई गेस? हाँ उस पे इन्होंने एक्चुअली एक्साइज कम कर दिया या हटा दिया टोटली, मुझे एग्जैक्टली अनंत आपको याद है कि क्या किया गया, हटाया गया या कम किया अराउंड गया? 2.5 का कुछ फर्क आ रहा है एग्जैक्टली, तो नहीं, तो उन्होंने दिमाग लगाया, सेस लगा दिया, एक्साइज हटाया, क्योंकि एक्साइज हाँ, उनको हाँ, शेयर करना पड़ेगा स्टेट क्लियर करना गवर्नमेंट के पड़ता है। साथ, सेस सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉकेट में जाएगा पूरा का पूरा, तो उन्होंने हम्म। ये वाला दिमाग लगा के ओह काम किया है ताकि उनके ओके। सेस पैसे से ना बच जाए। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अपन भूल रहे हैं, एफडीआई इंश्योरेंस में अलाउ कर दिया, मतलब 30 साल से ओ हर एक इन्वेस्टर, मतलब जितने भी शेयर मार्केट के लोग हैं ऑलमोस्ट हर साल बात करते हैं कि एफडीआई का अलाउ करो, नहीं कर पाते। हाँ, गवर्नमेंट ने कर दिया और किसी को कुछ अब पता भी नहीं चला, धीरे से आ गया स्टेटमेंट और इतना बड़ा मूव ले लिया। दिस या इज समथिंग जिसके लिए 3 हैट्स ऑफ टू गवर्नमेंट की, वो इतना स्टेप इतनी फटफट ले पाई जो एक्सपेक्टेड नहीं था किसी को भी। नहीं था, एग्जैक्टली। कैन यू एक्सप्लेन Well, मतलब व्हाई दिस इज सच अ बिग न्यूज़? मतलब यार देखिए, सच अ बिग न्यूज, अगर अंदर की बात करी जाए, जब भी गवर्नमेंट को सपोर्ट की जरूरत होती है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री की तरफ से सपोर्ट आता है, इसीलिए अभी तक हमेशा इंश्योरेंस इंडस्ट्री बची हुई भी है। स्टार्टिंग में जब प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ किया था उस समय भी बहुत इश्यूज आए थे, अगर अपन हिस्ट्री में जाके पढ़ते तो पता चलता है कि कितना क्योर्स हुआ था और कितने आर्ग्यूमेंट्स हुए थे कि प्राइवेट प्लेयर्स को नहीं लाना। धीरे धीरे प्राइवेट प्लेयर आए, फिर एफडीआई में 74% की हमेशा से डिमांड थी कि 74% कर दो ताकि फॉरेन से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी आए और ये भी इंडस्ट्री ग्रो कर सके। फाइनली अब कर पा रहे हैं, बट इतना मूव यूजुअली इसके अगेंस्ट में इतनी पार्टीज खड़ी हो जाती है क्योंकि इन दी एंड इंश्योरेंस सपोर्ट कर जाता है। फिर इंश्योरेंस का ये कहना होता है कि यार हमारा इन हाउस ही जब तक रहे ओनरशिप वहां तक ठीक है। इसी के साथ साथ एलआईसी में भी जो अब आईपीओ की बात हो रही है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक आपने और हमने ना एलआईसी में सिर्फ पैसा दिया है, अगर किसी ने भी दिया है यहाँ पे तो पहली बार हम वहां पे शेयर ले पाएंगे और शायद जो बाकी लोग पैसा दे रहे हैं उनके रिटर्न पे हमें भी, क्योंकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी हाई होगी, हमें भी कुछ रिटर्न मिल पाएगा। तो ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक था और धीरे से निकाल के इसको स्विफ्टली पास कर दिया। हैट्स ऑफ। और इनफैक्ट मुझे याद है जब से मैं बजट देख रही हूँ 2006-7 से या 6 में पहली बार बैठ के सुनना पड़ा था, तो उस वक्त से आई थिंक यही चल रहा था कि इंश्योरेंस सेक्टर में आप एफडीआई को आप खोला जाए, बढ़ाया जाए। उस वक्त मुझे याद नहीं कितना था, लेकिन अभी 26 से बढ़ा के 74 किया गया, राइट? तो हर साल ये डिमांड, मतलब एक्सपेक्टेशन वाली लिस्ट में हमेशा इंश्योरेंस सेक्टर का था भाई कर दे, एफडीआई बढ़ा दे बढ़ा दे बढ़ा दे, फाइनली बढ़ा। और ऐसे भी इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो आई थिंक कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, वहां पैसे की जरूरत है और उनको अगर ग्रो करना है, और प्लस बाहर की कंपनियां आएंगी तो वो बाहर का जो इंश्योरेंस मार्केट है वो काफी कहते हैं ना कि पका हुआ मार्केट है, तो वहां का जो मैच्योरिटी है वो शायद वो एक्सपीरियंस यहाँ पे लाने की जरूरत है। प्लस प्रोडक्ट ज्यादा आएंगे ऑफ कोर्स और कंपटीशन बढ़ेगा। हालांकि वो अलग बात है कि लोगों को समझ में कुछ भी तब भी आना बड़ा मुश्किल है, मतलब एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को खोल के देखना और पढ़ना और समझना बड़ा ही मुश्किल जटिल काम लगता है। लेकिन ये है कि कंपटीशन बढ़ेगा तो कुछ अच्छे प्रोडक्ट आएंगे, जॉब क्रिएशन, अगेन मोर प्लेयर्स इज ऑलवेज गुड फॉर द मार्केट, फॉर एनी इंडस्ट्री, फॉर एनी सेक्टर फॉर दैट मैटर।
ह्यूज स्टेप, जैसा कि अनंत ने कहा कि दबे पांव से आ गया, चुपके से घुस गया बस सारा से। सो यो मैम आपका वीडियो अटक रहा है, मेरा वीडियो अटक रहा है, बट कुछ मत ओके, करना, ये भी मेरे इस आवाज तो आ रही है। तो मेरा मनदीप, मेरे ख्याल में वी हैव समराइज्ड लॉट ऑफ पॉइंट्स। अपना जो एक अपन ने सोचा था कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन मार्केट एंड अदर थिंग्स। अच्छा, एक पॉइंट वी हैव आई गेस मिस्ड मैम, गोल्ड पे भी कुछ किया है, गोल्ड पे कुछ ड्यूटी बोलने घटाई वाला था। बढ़ाई है और आज गोल्ड बहुत सस्ता हो गया है और लोग बोल रहे हैं अब गोल्ड खरीदना चाहिए। क्या हाँ, क्या हुआ ऐसा? उन्होंने गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी हटाई है उस पे। जो बजट आया है इसका ओवरऑल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? व्हाट इज योर व्यू फॉर इन्वेस्टर कम्युनिटी के? बजट का हमेशा इंतजार रहता है इन्वेस्टर्स को कि अब क्या फर्क पड़ेगा, क्या तेजी आएगी, क्या मंदी आएगी? इस बार बजट पे जो रैली देखने को मिली है, दैट इज लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड काइंड ऑफ रैली हमें देखने को मिली है। ठीक है, नॉर्मली आप अगर सेंसेक्स परफॉर्मेंस देखेंगे बजट डे पे, तो 2010 में प्रणब मुखर्जी जी थे तो वहां पर 1.1% की बढ़ोतरी थी। 11 में मतलब मैक्सिमम जो आपकी बढ़त रही है वो 0.5 से 1.5% के बीच में रही है। और आज बाजार कितना ऊपर गया है अनंत? आपने सेंसेक्स ऑलमोस्ट 5%, राइट? 5%, बैंक निफ्टी 2500 फर्स्ट टाइम इन लाइफ। 5% सेंसेक्स है, निफ्टी 4.7 आई थिंक, और बैंकिंग इंडेक्स तो आज मतलब 8.7 पॉइंट समथिंग परसेंट ऊपर गया था, मतलब आज तो उसने ऑल टाइम हाई भी टच किया। तो ये दिखाता है कि सेंटिमेंट तो बाजार का एटलीस्ट आज अच्छा था। अंटिल अनलेस मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी खबर ऐसी कुछ आ जाए, नेगेटिव खबर, जिसका इम्पैक्ट इमीडिएटली दिखेगा। मुझे अगले कुछ दिनों में मुझे लगता है कि हम लोग वापस से 50,000 का लेवल टच कर सकते हैं अगर ये मूड बरकरार रहा तो। फाइनल पॉइंट्स और निकल कर आएंगे उसी बजट की आगे चलते हुए। लेकिन एक निवेशक के तौर पे मैं कभी भी बजट को देख के अपनी ना निवेश करती हूँ, ना मैंने कभी किया है। मैंने हमेशा बहुत सिंपल रखा है भाई कि मैं स्टॉक्स भी लेती हूँ तो मेरे 2 हिस्से बचे हुए हैं। एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से जहां पर मैं नहीं देखती कि बजट आया या फिर सुनामी आ गई, चाहे वो कोरोना आ गया। इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन सम स्टॉक्स फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, वो दिमाग में, तो वो हर महीने एक सर्टेन अमाउंट जाता है खरीदने उस स्टॉक को। सेम विथ म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो। जैसा कि मैंने कहा, डेट फंड में जिन लोगों ने पैसे लगा के रखे हैं वो ड्यूरेशन के हिसाब से अगर लॉन्ग ड्यूरेशन वाले फंड में लगाए हैं और आप बहुत हेविली डिपेंडेंट है उस पैसे पे, आपका कोई बहुत बेबी रेगुलर इनकम यू आर लुकिंग एट और कुछ पास किया हुआ था पैसा कुछ अगले 2, 4, 6 महीनों के लिए, तो एक बार आपको चेक करने की जरूरत है। आपको उसको शॉर्ट ड्यूरेशन में चाहे तो एक बार रीलुक करके शिफ्ट करने की सोच सकते हैं, क्योंकि वहां पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन इक्विटी के लिए शॉर्ट टर्म तो कभी खेला ही नहीं, तो वो रिकमेंडेशन रहेगी भी नहीं। बाजार किधर भी जाए अगले 2 महीने में, अगले 4 महीने। वाओ, वेल समराइज्ड, वेल समराइज्ड। मैं तो ऐसा सोचता हूँ, मनदीप, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? तो काफी लोगों को ना ऐसा लगता है जैसे आज भी बढ़ गया, लेट्स से आईसीआईसीआई बैंक 10% बढ़ गया, तो लोगों को अब खरीदने की जल्दी रहती है कि यार ये बढ़ेगा और बढ़ेगा, खरीद लेते हैं। और दूसरे टाइप के लोग, अनंत ने बिल्कुल सही बोला, कुछ लोग शॉर्ट करने के बारे में सोचते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि यार अच्छा हुआ कुछ महीनों पहले ले लिया था तो बढ़ गया, अच्छी बात है। आज बढ़ रहा है तो मुझे वो नहीं होना चाहिए, मैं रेस्टलेस नहीं होना चाहिए कि यार और ले लेते हैं या शॉर्ट कर देते हैं। लेके रखा है अब, इसीलिए तो लिया था क्या, ताकि आज बढ़े। देखिए, एंड ऑफ द डे ये डिपेंड करता है कि आपने लिया, आपका क्या एम क्या था, पर्पस क्या था कुछ भी सामान लेने का। आपको अगर वो क्लैरिटी है तो आप अपना निकल। आज ही मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रही हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो में मुझे अच्छी खासी बढ़त दिख रही है, आज का ही मुनाफा मुझे ठीक ठाक दिख रहा है। तो एक लालच बड़ा स्ट्रॉन्ग सा निकल कर आता है कि भाई निकाल ले क्या इस प्रॉफिट को, बाद में फिर लगा देंगे कितने पर। बट आज तक 15 साल में तो कोई टाइम कर पाए नहीं मार्केट को, तो अब क्या करेंगे? तो इससे अच्छा है कि उसको चलने दो आगे। मैम आप तो खुल के बोलना चाह रहे थे, बट आपने नंबर नहीं बताया। क्यों पता है ना, then you know the answer what you have to do with your investment. मैम मैं बोल रहा हूँ, आप कह रहे थे खुल के बोलना है, बट आपने तो नंबर्स बिना बताए बात कर दी है। मैम I lost you in between. मैं तो खुल के ही बोल रही हूँ। नहीं, आपने कहा मुझे मेरे पोर्टफोलियो में अच्छे नंबर दिख रहे हैं, आई एम जस्ट एनकरेजिंग यू टू खुल के बोलो। अच्छा,
अच्छा वो दैट वे, अच्छे नंबर समझ, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे नंबर। मनदीप बाय द वे एक आज कमेंट आया था, आपने शायद देखा नहीं, मैंने कम्युनिटी पे आज की जो लाइव की पोस्ट डाली थी उसमें एक जनाब ने लिखा है कि आप लोग अपने अपने इन्वेस्टमेंट बताओ हमें। आप लोग करोड़पति दिखते तो हो नहीं, लोगों को बनाने के ही बातें करते रहते हो, तो अपने इन्वेस्टमेंट दिखाओ। मैं तो भाई नहीं हूँ करोड़पति। उंगलियां उठी है। मैं तो नहीं हूँ बस, बट आज हमारे जो दोनों गेस्ट है आई एम श्योर दे कैन प्रूव इट। हाँ और नहीं भी हो तो साथ में बनेंगे हम लोग एटलीस्ट आपको साथ में तो लेके चल रहे हैं। कभी भी करोड़पति लखपति अरबपति बनना नहीं रहा, तो अमीर तो मैं हर लम्हा फील करती हूँ अपनी जिंदगी में। आई एम रिच ऑलवेज। इस बात पे प्रांजल से जब मैंने प्रांजल के साथ एक वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा हो तो, उसमें प्रांजल ने एक बहुत सही बात बोली थी और वो ही इसका आंसर है। अगर कोई मुझे बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि आप खुद तो करोड़पति नहीं हो बट आप इन्वेस्टमेंट के बारे में वीडियोस क्यों बनाते हो, उसका आंसर ये है कि अभी मतलब हम लोग तो बहुत यंग है, हम हमेशा यही तो बोलते हैं कि बहुत लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करोगे तब जाके पावर ऑफ कंपाउंडिंग आएगी। आज ही इन्वेस्ट कर दोगे कल करोड़पति कौन बनता है? ऐसा तो कोई भी नहीं मिलेगा। या और प्लस ये भी, चलो तुम लोग तो यंग हो, मैं उतनी यंग नहीं हूँ, और मुझे भी कोई क्वेश्चन करता है कि आप करोड़पति हो कि नहीं हो, तो देखो सब लोग 20 साल में ही इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं, जरूरी नहीं है। बहुत लोग लेट शुरू करते हैं, लेकिन ये जो एक कहावत है ना, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, लोग उसको निगेटिव तरीके से देखते हैं हमेशा। मुझे वो बड़ा पॉजिटिव लगता है। अगर 100 चूहे खा के बिल्ली को रियलाइज हुआ है कि अब हज करने की जरूरत है, मैंने गलत किया, तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? तो हमने अगर लेट शुरुआत किया और हम अभी करोड़पति नहीं भी है, तो उससे मेरी नॉलेज और एक्सपीरियंस तो नहीं खत्म हो जाते ना। तो और इन्हीं विच वे हम किसी के गन पॉइंट पे रख कर तो किसी को नहीं कहते कि आप चैनल देखिए और मेरी बात मानिए। अगर आपको सही लगती है तो आप माने, नहीं लगती है तो कोई बात नहीं। स्वाति मैम से कोई आर्ग्यूमेंट में तो नहीं जीत सकता, दिस आई एम प्रेटी श्योर। चलिए, तो आई गेस वी हैव कंक्लूडेड एवरीथिंग। मनदीप, इफ यू वांट टू टेक couple of questions from audience final, तो you can, otherwise let's summarize. ध्रुव जी बोल रहे हैं अनंत सर का लॉन्ग टर्म 6 मंथ्स होता है। अनंत सर, ये ट्रू है क्या? यार बिल्कुल ट्रू है। मैं लॉन्ग टर्म जब डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स की बात करता हूँ तो मैं 6 महीने से 1 साल की बात करता हूँ। 1 साल से ऊपर मैं म्यूचुअल फंड्स में रखता हूँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में हमारा पोर्टफोलियो हर समय चेंज करते हैं। मतलब हम आज के दिन अगर सिर्फ कोई स्टॉक लेके मैं भूल जाऊं, मैं बोलूं 10 साल बाद देखेंगे, आज के बहुत सारे ब्लू चिप शेयर क्लाउड चिप हो जाएंगे। आई एम वेरी श्योर स्वाति मैम इससे कनेक्ट कर पाएंगी। जब हम हिस्ट्री में जाके देखते हैं ना, हमें ये पता चलता है कि जो 1986 के ब्लू चिप थे, या फिर जो 2000 के ब्लू चिप थे, 1992 के ब्लू चिप थे, 2008 के ब्लू चिप थे, सत्यम इससे बड़ा ब्लू चिप क्या हो सकता है? 1986 का ब्लू चिप सूर्या ग्रुप। आई एम वेरी श्योर स्वाति मैम को पता होगा, मनदीप भाई, सूर्या ग्रुप, आज का रिलायंस ग्रुप बोला जाता था सूर्या ग्रुप को। क्या हुआ? तो जब भी हम डायरेक्ट इक्विटी शेयर में बात कर रहे हैं तो वहां पे मेरा पर्सनल लॉन्ग टर्म होता है 6 महीने से लेके 1 साल का। 1 साल से ऊपर का सारा पोर्टफोलियो मैं म्यूचुअल फंड्स में रखता हूँ खुद का। मेरा जो 10 साल का पोर्टफोलियो वो है, पर वो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि वहां पे एक फंड मैनेजर मेरे लिए बैठा है जो मेरे लिए शेयर्स की इन और एंट्री और एग्जिट प्लान करता है। Ma'am, any final suggestion, any final comments on budget, investment, anything you want to add? देखिए, बजट बड़ा अच्छा है, इससे इसको आप जबरदस्ती का नेगेटिव ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारी उम्मीद है कि कुछ चीजें डायरेक्टली हमें दे दी जाए तो बेहतर होगी, बट इनडायरेक्टली काफी कुछ किया गया है। आप एक लेमैन इन्वेस्टर शायद ना समझ सके अभी इस चीज को, लेकिन जो इकोनॉमी के लिए करने की जरूरत थी वो की गई है, और उसका इम्पैक्ट आपके इन्वेस्टमेंट पे जरूर देखने को मिलेगा, सूनर और लेटर, मे बी लिटिल लेटर, इमीडिएटली नहीं तो। हालांकि जो बाजार में पैसा लगाते हैं उनको तो आज ही मिल गया होगा रिजल्ट का। सो जस्ट कीप पेशेंस, अपना लगाते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। जो चेंजेस हुए हैं उसको ध्यान में रखिएगा, यूलिप और ईपीएफ से जुड़े हुए वो ध्यान में रखिए, तो आपको शायद वहां पर अब और केयरफुल होके पैसे, यूलिप तो खरीदने बीच में हम कभी खरीदने की सलाह हमने कभी दी नहीं है,
तो अभी जागिए और उस तरह के निवेश से थोड़ा दूर रहे तो बेहतर होगा। और बाकी कुछ बजट में बहुत ऐसा कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं आया है, एटलीस्ट सेक्शन बी में, पार्ट बी में, जिसको ज्यादा तोड़ने की या समझाने की जरूरत है। इट वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल बजट। So that's all I can. And any final comments from your end? मेरा फाइनल कमेंट तो यही होगा कि इंडियन चाहे मार्केट हो, चाहे आप और हम हो या आदमी हो, जाता ऊपर ही है। बट इससे पहले कि मार्केट जाए, ऐसा ना हो कि हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने लग जाए। इसलिए मार्केट को रिस्पेक्ट करो, मार्केट से मत लड़ो। और इंडिया पे तो लॉन्ग होना ही है, बट जनरल मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट के रिस्पेक्ट करो। मार्केट के अगेंस्ट जाके अड़ियल मत हो जाओ कि यार ऐसा ही होना चाहिए। ऑलवेज रिस्पेक्ट मार्केट, मार्केट इज सुप्रीम। आपके, हमारे, हम सभी से बहुत ऊपर है मार्केट, और जो मार्केट करे वो सही है। हम मार्केट से आर्ग्यू नहीं कर सकते, हम सिर्फ सीख सकते हैं। मार्केट ने कह दिया बेटा तू बाहर निकल मार्केट से, तो निकल जाऊंगा मैं। वाह, एज सिंपल एज दैट। ये मैं लाइन याद रखूंगा। मार्केट हो या क्या, समथिंग, मार्केट हो या इंसान, लेकिन सबको ऊपर ही जाना है। आदमी हो या मार्केट हो, एंड में तो ऊपर ही जाएगा। और इसी अभी जब सेंसेक्स 50,000 पे गया था, तो एक शेर था जिसको मैंने थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के अपना बना लिया। ओरिजिनल शेर था कि दीदार की तलब हो तो नजरें जमाए रखे, नसीब हो या नकाब तरकता जरूर है। राइट। और उसी की तर्ज पे मैंने लिख दिया था कि कमाई की तलब हो तो निवेश पे नजर बनाए रखे, शेयर हो या सोना चमकता जरूर है। अरे क्या बात है, क्या बात है। So that's a very good note to conclude, Mandeep, I guess. Thank you so much, both of you, for joining this session.